जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में रोजाना नए अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं क्लास फर्स्ट के बारे में। तो आज ये हमारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की पहली क्लास है। तो आपसे निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अज्जू एजुकेशन को, क्योंकि आज के बाद हम रोज़ाना शाम को 9 बजे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लासेस लगाने वाले हैं। तो आज हम पहली क्लास के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बुक में से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो बेसिकली, और धीरे धीरे सभी चैप्टर करवा दूंगा मैं आपको क्लियर। तो ये पहला चैप्टर है जो बेसिकली है बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन के बारे में। तो इसमें से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको रट लीजिए। तो इसके अंदर से मैंने सभी क्वेश्चन इस PDF फाइल में डाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पहले चैप्टर में से, स्टार्टिंग में से। तो कल मैं दूसरा चैप्टर कराऊंगा। इसी प्रकार से मैं रोज़ाना नई क्लासेस लगाऊंगा। तो आपसे निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं। विद्युत नाम के रचयिता कौन थे? यानी जो विद्युत है तो उसको विद्युत नाम किसने दिया था? तो इसका आंसर है वैज्ञानिक थेल्स। तो वैज्ञानिक थेल्स ने विद्युत नाम दिया था इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को। तो अगला प्रश्न है स्थैतिक विद्युत की खोज किसने की थी? तो एक होती है चल विद्युत, एक होती है स्थैतिक। स्थैतिक होता है जो एक ही जगह पे होती है, जिसको हम तार में से प्रवाहित नहीं कर सकते। जैसे आकाश में जो बिजली उत्पन्न होती है और जो सूती वस्त्रों के ऊपर हम प्रभाव देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसको हम तारों में से प्रवाहित नहीं कर सकते। उसी को ही स्थैतिक विद्युत कहा जाता है। तो उसकी खोज की थी वैज्ञानिक थेल्स ने। अगला प्रश्न है चल विद्युत की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है वोल्टा। तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने चल विद्युत की खोज की थी, जिसको तारों में से प्रवाहित किया जा सकता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है विद्युत को कौन कौन सी ऊर्जा में देखा जा सकता है? जो विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इसको कौन कौन सी ऊर्जा में देखा जा सकता है? तो एक हो गया उष्मा ऊर्जा, जिसको हम, और एक हो गया प्रकाश ऊर्जा, और एक हो गया यांत्रिक ऊर्जा। तो हम इसको 3 ऊर्जाओं में देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा को। यांत्रिक ऊर्जा मोटर के द्वारा में प्राप्त होती है, और प्रकाश ऊर्जा बल्बों के द्वारा, और उष्मा ऊर्जा भी विद्युत हीटर के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है? तो ऊर्जा का संरक्षण नियम है वो यह कहता है कि ऊर्जा होती है उसको ना ही हम पैदा कर सकते हैं और उसको ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। तो इसका आदान प्रदान चलता रहता है एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों विद्युतकार कौन होता है? जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो कौन होता है? तो विद्युतकार को इंग्लिश में इलेक्ट्रिशियन कहते हैं, और इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड होती है ITI की, उसको विद्युतकार कहा जाता है हिंदी में। तो विद्युतकार कौन होता है? तो विद्युत चलित जो उपकरण होते हैं उनके निर्माण और अनुरक्षण होते हैं, और उनकी मरम्मत करने वाला जो कारीगर होता है उसको ही विद्युतकार कहा जाता है। निषेधात्मक संकेत कैसे होते हैं दिखने में? तो चलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो यह संकेत वृत्त के आकार की और लाल रंग के बॉर्डर तथा क्रॉस और सफ़ेद बैकग्राउंड पर या सफ़ेद धरातल पर काली आकृति में बने होते हैं। तो बैकग्राउंड होगा वो होगा सफ़ेद, और ये वृत्त की तरह गोल होते हैं चिन्ह, और इसके ऊपर लाल रंग की बॉर्डर और क्रॉस का चिन्ह होता है। तो जो निषेध होते हैं तो उसके लिए ये निषेधात्मक संकेत बनाया जाता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं कृत्रिम श्वास की कितनी विधियां होती है? तो कृत्रिम श्वास होती है उसकी 3 विधियां होती है। एक होती है सिल्वेस्टर विधि, एक होती है शेफर विधि, और एक होती है मुंह से मुंह द्वारा श्वसन विधि। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब पीड़ित होता है तो उसके सीने की ओर छाले पड़ जाते हैं तो उसे पीठ के बल लेटाया जाता है। जब व्यक्ति होता है उसके पेट की तरफ जब कोई जैसे घाव पड़ जाते हैं तो उसको पीठ के बल लेटाया जाता है, तो उसको सिल्वेस्टर विधि कहा जाता है। फिर उसका प्राथमिक उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है शेफर विधि का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका आंसर है जब पीड़ित की पीठ पर छाले पड़े हों, यानी ये उसका उल्टा है। तो जब पीड़ित की पीठ पर छाले पड़े हों तो उसे पेट के बल उल्टा लेटाया जाता है, तो इसको शेफर विधि कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है
कृत्रिम श्वास की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों मुंह से मुंह द्वारा हवा भरना। तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो कृत्रिम श्वास की सबसे अच्छी विधि है मुंह से मुंह द्वारा हवा भरना। अगला प्रश्न है, मुंह से मुंह द्वारा श्वसन विधि में 1 मिनट में कितनी बार क्रिया की जाती है? तो 1 मिनट में मुंह से मुंह द्वारा श्वसन भरने की जो क्रिया है वो 10 से 12 बार की जाती है। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। आग को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो आग होती है जो फायर, उसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो उसको 4 श्रेणियों में बांटे गया है दोस्तों। इसके अंदर श्रेणी ए की बात करते हैं। जो लकड़ी, कागज और कपड़े में लगी आग होती है उसको ए श्रेणी में लिया जाता है। और एक होती है श्रेणी बी, जो द्रवित पदार्थों में लगी आग होती है उसको श्रेणी बी में रखा जाता है। और एक होती है श्रेणी सी, जो गैसीय पदार्थों में लगी आग होती है उसे श्रेणी सी में रखा जाता है। और एक होती है श्रेणी डी, जो विद्युत उपकरणों में लगी आग होती है उसको श्रेणी डी में रखा जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, श्रेणी डी। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, कौशल किसे कहा जाता है? तो किसी कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने की कला ही कौशल कहलाती है। जो कोई कार्य होता है उसको अच्छी तरह से संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं, तो वो कार्य करने की कला ही कौशल कहलाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, विद्युत धारा का मानक मात्रक क्या है? जो विद्युत धारा होती है उसका मानक मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है एम्पियर, यानी इसे ए से पहचाना जाता है, यानी इसका सिंबल ए है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर को कितने वोल्ट से ऊपर वैद्युतिक झटका लगता है? जो हमारा शरीर होता है वो कितने वोल्ट से ऊपर वैद्युतिक झटके को सहन करता है? तो इसका उत्तर है 90 वोल्ट। तो 90 वोल्ट से कम अगर बिजली होती है तो हमें वैद्युतिक झटका नहीं लगता है, नॉर्मल सा अभाव होता है। तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, CTC का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसको CCl4 बोलते हैं। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है जो एक अग्निशामक यंत्र है उसमें भरा जाता है। यह बिजली के अंदर जो आग लगी होती है उसको बुझाने के लिए काम में दिया जाता है, जो श्रेणी डी होती है। तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक होता है ISO। तो ISO का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं पूरे नाम भी, तो आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एक है BIS का पूरा नाम क्या है? तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो BIS का पूरा नाम आपको याद रखना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ASA का पूरा नाम क्या है? तो ASA का पूरा नाम है एशियन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। तो ये ASA का पूरा नाम है। तो दोस्तों अगर आपको यह फाइल अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। और साथ ही रोज़ाना नई क्लासेस लगाते हैं आज के बाद से हम, तो आपसे निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं। तो अज्जू एजुकेशन की टीम आपके लिए बनी रहेगी। तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ये पहली क्लास थी, तो क्लास सेकंड लगाएंगे हम कल। तो आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रोज़ाना हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हम चैप्टर वाइज कराएंगे आज के बाद से, क्योंकि हो सकता है टेक्निकल हेल्पर सेकंड की भर्ती दोबारा हो। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अभी तक अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका भरोसा हमारा साथ। क्लिक हियर टू सब्सक्राइब।